दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, पूरा देश अभी जिस तरह की मनोदशा में है, हम सभी उससे अलग नहीं है। और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कायराना कार्रवाई विगत 22 अप्रैल को टूरिस्टों के ऊपर, पर्यटकों के ऊपर कश्मीर के बैसारन वैली में, पहलगाम इलाके में की गई थी, उसका माकूल जवाब 6-7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जिस प्रकार से संतुलित तरीके से किसी भी सैन्य या सिविलियन ठिकाने को निशाना बनाए बिना सिर्फ टेरर कैंपों को निशाना बनाकर दिया गया, उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों और कई सीमावर्ती इलाकों को ड्रोन और मिसाइल से निशाना साधने की कोशिश की। इसके बावजूद भारत के एंटी मिसाइल सिस्टम ने या इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसका बहुत कड़ाई से मुकाबला किया और एक को भी सफल नहीं होने दिया, सबको निष्प्रभावी कर दिया। पाकिस्तान की संसद में भी एक कहीं ना कहीं डर का माहौल दिखाई दे रहा है। वहां की नेशनल असेंबली से भी इस तरह की फुटेज सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है विदेश सचिव विक्रम मिस्री, और उनके साथ साथ अभी कल वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह ही एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह भी मौजूद थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया कुरैशी ने जो कहा, मैं आपको शब्द से बताता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात हुई प्रेस वार्ता में भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को संतुलित बताया था। भारत ने यह बताया था कि पाकिस्तान सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। साथ ही यह दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7-8 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने उत्तर और पश्चिम भारत के कई सैन्य ठिकानों जैसे अवंतीपुरा, जैसे श्रीनगर, जैसे जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया, जिसे विफल कर दिया गया है। ये बात सोफिया कुरैशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। वो भारतीय सेना की प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना का पक्ष रख रही थी। विक्रम मिस्री ने, जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने भी डिप्लोमेटिक तरीके से पूरी बात रखी और साफ साफ उन्होंने कहा कि जब टेरर कैंपों को निशाना बनाया गया और उन लोगों के जो जनाजे निकले हैं उसे पाकिस्तानी झंडे में क्यों लपेटा गया, क्या टेररिस्टों को पाकिस्तानी झंडे में लपेटा जाएगा? और इन सब के बीच पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी टेररिस्टों के साथ वहां क्यों मौजूद थे? ये सवाल एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो फुटेज आई है उसमें साफ साफ सवाल विक्रम मिस्री ने उठाया कि अगर सिर्फ सिविलियन मारा गया है तो आर्मी अफसरों की फुटेज आतंकी लश्कर तैयबा कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ के साथ क्यों आई है? आतंकियों को पाकिस्तानी झंडे में क्यों लपेटा गया? ये सब सवाल दरअसल पूछे गए हैं। और इन सब सवालों के बीच जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, इन कार्रवाई के बीच अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने और खासकर लाहौर छोड़ने का निर्देश दिया है। जो ताजा तरीन खबरें मिल रही है उसके मुताबिक जिस तरह से ड्रोन हमले और मिसाइल हमले भारत पर करने की कोशिश हुई, उसके बाद जवाबी कार्रवाई में जो सूचना हम तक मिल रही है, एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर का है वो करीब करीब तबाह हो गया है। तो किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया जाता है और किस तरह से इस ऑपरेशन और इस तरह के ऑपरेशन में सेना की भूमिका अंततः बहुत बड़ी हो जाती है और देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं सेना को इतनी छूट प्रदान करती है कि वो सरहदों की रक्षा के लिए जितना संभव हो सके उतना समर्थन भी उसे दिया जाएगा और जो करना है वो कर सके। तो कैसे हालात में ये सब होता है, इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है ग्रुप कैप्टन से रिटायर्ड कृष्णकांत जी। कृष्णकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और हम अपने दर्शकों के बीच सबसे पहले आपसे चर्चा के पहले भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, इन सब को सैल्यूट करते हैं। और स्वाभाविक है कि आपने भी अपने सर्विस पीरियड में इस तरह के ऑपरेशन का हिस्सा भी आप रहे होंगे, और खास करके जब IPKF और बाकी दूसरे मामलों का जिक्र होता है तब बरबस आपका नाम लोगों के जेहन में आ जाता है। आज हम आपके अनुभवों को, जो भी जितनी चीजें दर्शकों के लिए साझा की जा सकती है, जहां तक हम साझा कर पाने में सक्षम हैं और ताजा तरीन हालात किस दिशा में जा रहे हैं, उसी पर चर्चा के लिए हम आपके अनुभवों के साथ, समृद्ध अनुभवों के साथ अपने दर्शकों को जोड़ना चाहेंगे। तो पहला सवाल
जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था धन्यवाद अभिषेक जी, और पहली बार जी, धन्यवाद। मेरा इंटरव्यू आपके द्वारा हो रहा है, या हम बातचीत कर रहे हैं, और जो भी हम बातचीत कर सकते हैं, जितने खुले दिल से हम इन चीज़ों को क्रिटिकल तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, वह बेहतर होगा, और हम इसकी कोशिश करेंगे। जी। जी। कृष्णकांत जी, आपने भी अपने समय में बहुत सारे फाइटर प्लेन का उड़ाने का उस पूरे के पूरे अभियान का हिस्सा रहे हैं। अभी जिस प्रकार से रफाल का इस्तेमाल, सुखोई का इस्तेमाल करके जिस तरह से पाकिस्तान में टेरर कैंपों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो ऑपरेशन चला, और आपके साथी जो आज कार्यरत है भारतीय वायुसेना में, भारतीय सेना में, उन लोगों ने जिस तरह से अंजाम दिया, कैसा माहौल होता है और किस तरह की परिस्थितियों में ऐसी चीजों को अंजाम दिया जाता है? क्योंकि ये तो बड़ा रिस्की अफेयर होता होगा अगर हम सिविलियन के नजरिए से देखें तो। सबसे पहले तो बता दूं, मैं फाइटर पायलट नहीं था, मैं हेलीकॉप्टर पायलट था। हेलीकॉप्टर से जो जी, फाइटिंग करते हैं, उसके वेरियस ऑपरेशंस होते हैं, उनका हिस्सा जी। रहा हूं। आईपीकेएफ आपने कहा, मैं उसका हिस्सा था श्रीलंका के कई जगहों में, जैसे हम्म, ट्रिंकोमाली, जाफना वगैरह में। उसके डिटेल में हम ना जाए। और जी, वैसे उड़ने के लिए पाकिस्तान और खासकर चीन के सीमा से मेरी काफी मतलब एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो सिक्किम, भूटान हो, या अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हो, पूरे अरुणाचल प्रदेश से और इन क्षेत्रों में रहा है। उनके डिटेल में ना जाए। हाँ, जब युद्ध का हम्म, माहौल होता है, जब हम फॉरवर्ड बेस पे जाते हैं, जहाँ इसकी संभावनाएं होती हैं कि हम मारे जा सकते हैं, तो लेकिन हमारी वह ट्रेनिंग का हिस्सा है, हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ यह सोचने का मौका नहीं होता है कि हमारा क्या होगा, बल्कि हम यह कार्रवाई करने में शामिल होते हैं कि क्या करें। और जहां तक फाइटर पायलट की जो अभी है, राफेल और दूसरे जहाजों के आपने नाम हम्म, गिना है, उनके लोगों ने जो भी कार्रवाई की है 7 तारीख के सुबह में, 8 तारीख के होते होते अभी फिर जो लाहौर में उन्होंने किया, सिंदूर सिंदूर 2 का नाम दे रहे हैं जो इन लोगों ने किया, तो जी, उसमें जहां तक है डायरेक्ट हम पाकिस्तान के अंदर में नहीं गए। हालांकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम, हम मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, काफी मजबूत है। उनकी बाकी सेना के क्षेत्रों के जी, तुलना करें तो उनकी एयर डिफेंस काफी मजबूत है, क्योंकि उन्हें पता है भारत के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तुलना में उनकी ताकत बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब हम उनको जी, 4 से 5 दिन में उनके ताकत को, उनकी रीढ़ की हड्डी को बर्बाद कर सकते हैं। और उनका रास्ता एकमात्र बचता है अपने एयरफोर्स यानी पाकिस्तान एयरफोर्स बचाने का, कि उनका एयर डिफेंस मजबूत हो, यानी सरफेस टू एयर हम्म, मिसाइल हो, या उनके एयर टू एयर लॉन्च मिसाइल हो, जो उनके पास J-10F या जो भी सी वर्जन हैं चाइनीज के, वो ले रखे जी, उनकी हो। और इसका और भी एक कारण है, जो कि बाद में शायद इसकी चर्चा में बता दूं। अफगानिस्तान उनके हाथ से निकलने के बाद से जो उनका डिफेंस इन डेप्थ था, यानी 1971 की जी, लड़ाई दूसरी होती थी तो उनके एयरफोर्स के जो मेन जहाज थे उठ के अफगानिस्तान चले जाते थे, और जब लड़ाई होता था तो पाकिस्तान के कई लाहौर, कराची वगैरह में रिफ्यूलिंग करवा के हमारे ऊपर आते थे। वो खत्म हो गया, वो जी, हमारी पहुंच के अंदर आ गए, इसलिए उनकी मजबूरी हो गई है। तो यह बेसिक सिचुएशन है। आपने बड़ा अच्छा में ब्रीफिंग में ही सब कुछ बताया कि किस ढंग से क्या क्या चीजें हुई हैं, और किस ढंग से हम उन पे हावी हो रहे हैं। और आगे यदि सवाल होता तो बात करेंगे, लेकिन मेरे तरफ से अभी के लिए जी, इतना ही। जी। जी। नहीं, कृष्णकांत जी, एक चीज समझनी है, जैसे कि अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने राजस्थान, पंजाब वगैरह या जो भी सीमावर्ती इलाका है जो भारत के साथ उसकी सीमाएं लगती है, वहां के जो भी एयर बेस है पाकिस्तान की सीमा के, वहां उसने F-16 और J-17 जैसे लड़ाकू विमान बॉर्डर के आसपास मंडराना शुरू कर दिया है। इसको किस तरह से इसके संकेतों को लिया जाए? उनका जो भी है F-16 या जो चाइनीज वर्जन, जितने भी उनके फाइटर हैं, काफी मॉडर्न है, ऐसा हम नहीं नकार सकते। वैसे F-16 की बात कहें तो पुराने जमाने का है, 4th से 5th जनरेशन में आता। आजकल तो 6th जनरेशन की फाइटर्स भी दुनिया में मौजूद है, चाहे रशिया हो, चाइना, अमेरिका हो। हम दोनों के पास संभवतः वैसे जहाज नहीं है। राफेल को हम मान सकते हैं कि उच्चतम दर्जे का है। तो उनका जहां तक है, वो एयर डिफेंस का हिस्सा है एक तरह से। अभी जो मर्रा रहे हैं, वह बगल के हमारे जो भारत के उत्तर में और पश्चिमी क्षेत्र से जो उनसे लगे क्षेत्रों में उन्होंने जो लगातार आक्रमण किए हैं अपने रेडार, अपने फाइटर प्लेन से, यानी मिसाइल से जो दागे हैं। फाइटर प्लेन हमारे जी, इलाके में नहीं आए हैं, और उन्होंने ड्रोन से या यूएवीज जो दागे हैं, और लगातार खासकर पूरे बॉर्डर पे जहां देखे तो उनकी आर्टिलरी बहुत एक्टिव है। भारी संख्या में लगातार वो बमबारी करे, हमारे सिविलियन को मारा है, एक जवान को भी मारा है, या कहें तो आर्मी के जी, एक मतलब सोल्जर को मारा है, मार दिया है। और पहले केवल सिविलियन
स्थान में मार रहे थे, पूरे के पूरे डायरेक्टली अब हमारे आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, चाहे आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो। नेवी पर अभी तक इस तरह का खतरा नहीं है। तो वहां पे इनका जो ये फ्लाइंग कर रहा है वो तैयारी है। जैसे ही जब पहलगाम की घटना हुई थी और भारत सरकार ने जो चेतावनी दी थी, उनको अंदाजा था कैसा होगा, तो आप देखिए कि उनके सारे आर्मर्ड व्हीकल्स वगैरह जो उनके सोशल मीडिया पर आ रहे थे, वो बॉर्डर पे आ रहे थे, वो आ सकते हैं। फाइटर वगैरह नियरेस्ट एयर बेस पर नहीं रखेंगे, लेकिन फ्लाइंग करके दिन रात उसकी गश्ती कर रहे हैं ताकि इमीडिएट एक्शन कर सके। केवल सरफेस टू जी एयर डिफेंस नहीं, एयर टू एयर डिफेंस के लिए और सूचना प्राप्त करने के लिए उनके पास भी रेडार है, एयरबोर्न रेडार है, वाक्स है, और उससे वह कोशिश करना चाहेंगे कि भारत के दूर दराज से किस क्षेत्रों से हमारे फाइटर या हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट या जो कामिकाजी ड्रोन्स हैं वो उड़ के किस दिशा में कहा जा रहे हैं, और ताकि अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को जो ग्राउंड पे कहीं काम कर रहा है उसको बताएं कि भैया ऐसे ऐसे आ रहा है, ताकि वो एडवांस में सतर्क हो सके। युद्ध के समय में इंफॉर्मेशन जो एडवांस से मिलता है 5 मिनट से लेकर 25 मिनट पहले तक, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है आत्मरक्षा करने के लिए। जी जी, मतलब आप कह रहे हैं कि वो एक तरह से निगहबानी कर रहे हैं, उनसे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है भारत की मौजूदा स्ट्रेंथ के सामने, जो सैन्य स्ट्रेंथ है बिल्कुल। या फिर जो एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है या जो मिसाइल स्ट्रेंथ है। जी, आज से काफी वर्ष पहले जब 2001-2-5 था, उस समय जो डेटा जो पब्लिक में आता था उसके हिसाब से एक अनुमान से कह सकते थे कि उनकी एयरफोर्स की ताकत जो थी और जो भी उनका बेसिस था उसको हमारी इंडियन एयरफोर्स और आर्म्ड फोर्सेस के जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल और दूसरे तरह के मिसाइल से उसको बर्बाद कर सकते थे। आजकल ड्रोन का नया इंटीग्रेशन हुआ काफी जबरदस्त मात्रा में, वो 3.5 से 4 दिन टिक सकते थे यदि उनका एयर डिफेंस उतना मजबूत नहीं है तो उनकी मुख्य रूप से निगरानी के रूप में संभव है कि वह संभव नहीं है, मतलब उनके पास जरूर सरफेस टू सरफेस नहीं बल्कि सरफेस टू ग्राउंड मिसाइल होगा जो एयरबोर्न होकर फ्लाइंग कर रहा है और खास खास जगहों पर वो दाग सकते हैं, उनको मार सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं हमारे खिलाफ, लेकिन मुख्य रूप से वह एयर डिफेंस का हिस्सा है एट दिस गिवन मोमेंट। जी जी, इन केस अगर वो इस तरह के मिसाइल का प्रयोग करते हैं जैसा कि करने की कोशिश की है बीती रात, ये जो भारत का जो एंटी डिफेंस वो एंटी मिसाइल जो भारत की जो टेक्नोलॉजी है, एंटी डिफेंस वो जो डिफेंस सिस्टम है, S-400 इसे आमतौर पर कहते हैं, वो कितना प्रभावी हो सकता है इसके खिलाफ? S-400 जिससे हमने रशिया पे लिया है और लेते वक्त में अमेरिका ने उसके ऊपर बैन भी लगाया था, काफी हंगामा मचाया था, और भारत सरकार इसके लिए मतलब अच्छा काम उसने किया कि अमेरिका के कहने के बावजूद हमने लिया। यह काफी ही एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल, और एक कहें जी तो मतलब एक साथ में कई एनिमी जहाज को इंगेज कर सकता है, मतलब कि कई दिशा से आ रहे तो उनको देखना, उनको इंटीग्रेट करना अपने आप में, उनके अगेंस्ट में वार्निंग देना, और इकट्ठे कई मिसाइल उनको लॉन्च करके उनको मार सकता है। और मुख्य रूप से आज एयर डिफेंस में क्या है, मिसाइल तो है ही है जिससे हम मार रहे हैं, एयर डिफेंस गन का कोई खास महत्व नहीं है, केवल पॉइंट टू पॉइंट है, यानी यहाँ बचाने के लिए हमने लगा रखा है, वो सब चीजें हैं। ड्रोन्स हैं, एयरबोर्न फाइटर्स इंटरसेप्टर्स है जी जो पाकिस्तान अभी कर रहा है, हमारे तरफ से भी होंगे, निश्चित रूप से होंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि F-16 को मल्टीपर्पज करते हैं, यानी बॉम्बिंग, एयर डिफेंस वगैरह सब कर सकता है। खैर, तो हम अपने एयर डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो इस एयर डिफेंस में केवल S-400 ही नहीं है, बल्कि जो अब एक इंटीग्रेटेड काउंटर अवाक्स की एयर भी बात डिफेंस। होती है, जी अवाक्स टेक्नोलॉजी की भी बात होती है। जी, अवाक्स भी है, मतलब एयरबोर्न से उससे लेके रडार से, क्योंकि मान लीजिए जो ग्राउंड बेस रडार होता है वो पृथ्वी के कर्व के कारण कुछ दूर पे ही जा सकता है, यहाँ के सब नहीं आता है, लेकिन एयरबोर्न रडार आता है, यानी अवाक्स आ गया तो वो दूर दराज से वहां, बल्कि रनवे पर जब टेक ऑफ कर रहा है उसी समय से उसका वह लेना सब शुरू करेगा। तो जो हमारा इंटीग्रेटेड काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड में सब मिला के, जिसमें आर्मी के भी जो भी सिस्टम उनके हैं, एयरफोर्स के हैं, एयरबोर्न हैं, और जो जो अभी इमीडिएट जो उनका पिक्चर ले रहे हैं, सैटेलाइट के आ रहे हैं, यहां तक कि सिविल एयर डिफेंस जो रडार है, मान लीजिए अमृतसर का रडार है जो कि हमारे सिविलियन एयरक्राफ्ट को लैंडिंग या टेक ऑफ मदद कर रहा है, वह भी जो स्कैन कर रहा है वो भी अब इंटीग्रेटेड हो जाएगा इसमें, और बताएगा कि वहां से उसका जहाज ऐसे आ रहा है, और सब मिला के S-400 एक बड़ी ही फॉर्मिडेबल, बल्कि S-400 नहीं, पूरा का पूरा इंडियन एयर डिफेंस, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं पाकिस्तान का, क्योंकि उसका एयर डिफेंस अपना, अपने बचाने के लिए, हमारा एयर डिफेंस अपना है। हम एयर काउंटर की बात नहीं कर रहे, वो अलग चीज है कि हम जाके बॉम्ब कर रहे हैं, जी, मार रहे हैं। काउंटर तो वाले उस सवाल मामले पर हम में आएंगे अभी।
कृष्णकांत जी काउंटर जी। वाले सवाल पर आएंगे। दरअसल ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि 1965 की लड़ाई में जो हम लोग पढ़ते हैं, उस दौर में कच्छ में गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता का हेलीकॉप्टर रोम कर रहा था और बलवंत राय मेहता के हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान से मारकर गिरा दिया गया था। उसमें उनका देहांत भी हो गया था। एक मुख्यमंत्री की जान इसमें जा चुकी है। तो इसलिए आज डिफेंस सिस्टम की चर्चा थोड़ा इसलिए मैंने ज्यादा कर ली क्योंकि वो ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम तो सिविलियन का ध्यान रखते हैं, हम तो मानवतावादी लोग हैं। हमारे संविधान में, जी। हमारी राष्ट्र के मूल तत्वों में मानवता है, ह्यूमैनिटी है। पाकिस्तान इसमें फर्क नहीं करता। तभी आपने देखा बेसारन वैली हुआ, तभी आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के आतंकियों का पनाहगार बना हुआ है। तभी आपने देखा कि लादेन को पाकिस्तान की सरजमी पर उतर करके अमेरिका ने मारा। ये सब कुछ आप देख रहे हैं। और अभी देख रहे हैं कई सारे कैंप पीओजेके से लेकर के पाकिस्तान तक थे, जिसको कि भारतीय सेना ने निशाना बनाया, एयरफोर्स ने निशाना बनाया उस दिन। इसलिए उसकी चर्चा करनी पड़ रही है। एक सवाल इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है जो आमतौर पर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने भी ये बात कही है कि हमने तो संतुलित रूप से सिर्फ और सिर्फ टेरर कैंपों को निशाना बनाया। पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई कर रहा है, जिस तरह से ड्रोन और मिसाइल का हमला हो रहा है और उसको हम लगातार निष्प्रभावी कर रहे हैं। ये उकसावे वाली कार्रवाई, क्या पाकिस्तान को इसका अंदाजा नहीं है कि अगर भारत अपनी पर उतर गया तो फिर पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं बचेगा? क्या लगता है आपको, जो उकसावापूर्ण कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है, इसके बाद यदि फुल स्केल वॉर की नौबत आ गई, हम सभी वॉर के पक्ष में नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, समृद्ध और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत पर भारत चलता रहा है, लेकिन यदि ये नौबत आ गई, क्या लगता है पाकिस्तान का सर्वाइवल कितने दिनों का है? देखिए, आपने अच्छा बैकग्राउंड दिया और यहाँ तक प्रश्न को लाया। मैं भी थोड़े से बैकग्राउंड में ऐड करना चाहूँगा कि भारत-पाकिस्तान का बँटवारा ही 1947 के बाद से 14-15 अगस्त को जो हुआ, धर्म के आधार पर वह गलत था। धर्म के आधार पर देश नहीं बनते हैं और उसका हश्र आज हम देख रहे हैं। नंबर 2 जो भी हुआ, जैसे भी बना, जिन्ना ने जो भी किया, इधर नेहरू ने जो भी किया, लेकिन बाद के समयों में धर्म का हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ता गया, खासकर पाकिस्तान में। जैसा आप कह रहे हैं, आतंकवाद को उन्होंने प्रश्रय दिया। इसके बावजूद कि उसका दोस्ती चीन से काफी जबरदस्त रहा और चीन को अभी भी तक कुछ लोग उसको समाजवादी देश मानते हैं, जो कि वास्तव में है नहीं। हाँ, अमेरिका ने पूरी तरह से इस आतंकवादी मुहिम में पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि उसका मसला था, उसके सामने लक्ष्य था अफगानिस्तान में यूएसएसआर को बर्बाद करना, और इसलिए उसने तालिबान खड़ा किया। और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का भी जो हश्र होना है वो होना है। युद्ध के बिल्कुल मैं भी खिलाफ हूं, युद्ध के पक्ष में नहीं हूं। यदि फुल फ्लेजेड वॉर हो जाता है और दोनों देश यह निर्णय लेते हैं कि हम लोग एटॉमिक पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान का बुरा हाल हो जाएगा। चीन कभी भी यह लिख के हम रख सकते हैं कि पाकिस्तान का जितना भी साथ दे आर्म्स अम्युनिशंस में, भले ही अमेरिका भी दे, सैटेलाइट के द्वारा डे टू डे वह उनको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन दे, जो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन युद्ध में सीधे के सीधे भारत के खिलाफ नहीं आएगा। चीन युद्ध नहीं चाहता है, चाहे वो यूक्रेन का हो चाहे मिडिल ईस्ट का हो, इसलिए पाकिस्तान अकेला थकेला पड़ जाएगा। और पाकिस्तानी शासक यदि यह सोचते हैं कि भारत को दबा देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब के धमकी से, तो बड़ा मुश्किल है। और यदि कहीं चांस बिलियन में एक ही है, मतलब 1 अरब में एक ही है शायद, वह शुरू होता है, तो पाकिस्तान ही नहीं, तब भारत भी धराशायी के इर्द गिर्द के पूरे विश्व के लिए यह बहुत ही भयंकर हादसा होगा, मानवता के लिए, पूरा पृथ्वी के लिए। जी जी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए न्यूक्लियर वॉर में क्या होगा, भारत का एक हिस्सा बहुत से बहुत हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ नुकसान पहुंचा दे, लेकिन पाकिस्तान तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। ये बात तो सबको पता है, जो सामान्य सा बेसिक साइंस समझता है। लेकिन नॉन न्यूक्लियर वॉर की स्थिति अगर फुल फ्लेज वॉर होता है, पाकिस्तान कितने दिनों तक सर्वाइव करेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भारत के स्ट्रेंथ के सामने? 2 दिन 4 दिन नहीं, हफ्ता तो लगेगा, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का जो भी है, उनका बेसिस यदि आप आक्रमण करने जाते हैं, तो उसके 2-2.5 गुना आपकी ताकत होनी चाहिए, स्पेशली इन्फेंट्री की, जिस रूप में हो, आर्मर्ड इन्फेंट्री हो या मतलब लेटेस्ट जो है, मतलब मोटराइज्ड है, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस ढंग की अपनी डिफेंस लाइन तैयार की है, मान लेते हैं कि हम समुद्र से भी कराची वगैरह में पहुंचते हैं, उनका नेवी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उनके एयरफोर्स जो आप कह रहे हैं 5, 6, 7 दिन में उनका
तकरीबन नेस्तनाबूद हो जाएगा, लेकिन जमीनी रूप से करने के लिए हफ्ते से अधिक या 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं, यदि न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं हुआ तो। और इसकी जी इजाजत अमेरिका कहां तक देता है, इसमें बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कहां चाहेगा कि रोक दे। लेकिन पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं कि पूरी रूप से भारत पाकिस्तान आमने सामने हो जाए। वक्त का जो भी लगे वह थोड़ा भी कहना कठिन है। जी जी। एक चीज जैसे कि अमेरिका का जिक्र आपने किया, अमेरिका ने अपने किसी नागरिक को भारत छोड़ने के लिए नहीं कहा है, यानी उसे भारत की स्ट्रेंथ पर, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर पूरा भरोसा है, भारत की क्षमता पर पूरा भरोसा है। लेकिन पाकिस्तान और खासकर लाहौर छोड़ने का आदेश तो दे ही दिया है, वो एडवाइजरी तो यूएस ने अपने सिटीजन के लिए जारी कर दी है। इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? इसको देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरी कोशिश हो रही है, खासकर अमेरिका की तरफ से, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हों, उनके फॉरेन मिनिस्टर हों, डिफेंस मिनिस्टर हों, लगातार भारत के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लोगों से बात कर रहे हैं। आश्चर्यजनक रूप से सऊदी अरबिया और टर्की जैसे भी देश हमारे बीच में आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं। पता नहीं हम उनको क्यों एनकरेज कर रहे हैं, जो भी उनकी बातें नहीं करेंगे। तो पूरे के रूप में ले, पूरे सापेक्ष में ले, तो नहीं चाहते हैं कि एक और नया फ्रंट खुले, जो अभी ऑलरेडी रशिया, यूक्रेन या मिडिल ईस्ट में चल रहा है। खासकर अमेरिका बड़ी निश्चिंत रूप से ट्रंप के आने के बाद से वो चाह रहा है कि यूक्रेन की युद्ध बंद किया जाए, मिडिल ईस्ट में गाजा पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए और चाइना को इकोनॉमिकली ढकेला जाए। लेकिन वह नहीं चाहेगा कि उसका बेस, जो काउंटर बेस बनता है भारत के अगेंस्ट में, उसको खत्म करे। भले ही वो हरा दे, तो हो सकता है 4-5-6-7 दिन के लिए हो, हम काफी हद तक घुस जाएंगे। कश्मीर को पूरा, जो भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको ले ले, आगे ले जाए, वहां तक वो शांति मनाएगा। लेकिन इसके बाद उसे लग रहा है कि जहां भी हो, जब भारत की तरफ से पूरी की पूरी बमबारी शुरू हो जाएगी तो अमेरिकी नागरिक कहीं से भी सुरक्षित नहीं बचेंगे, इसलिए भगाने की कोशिश कर रहा है। भारत में डेप्थ इन डिफेंस काफी है, यानी दूर तक भाग सकते हैं, या यहाँ की एयर सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज है, जी वह जारी रखेगा, उनको लास्ट मोमेंट में हटा सकता है। पाकिस्तान में इसकी संभावना नहीं बनती है, बहुत लिमिटेड उसके एयर बेसेस है। अफगानिस्तान उसके हाथ से जा चुका है, उनका क्षेत्र बहुत कम हो गया, चीन सीधा आने वाला नहीं है। तो इस स्थिति में पाकिस्तान बहुत कमजोर पड़ रहा है, इसको अमेरिका समझ रहा है, और अंदर से इनकी चल रही कि किस हद तक तुम लड़ सकते हो, ना लड़ सकते हो, संभवतः पूरी तरह से कंट्रोल ना करे। लेकिन जब लड़ाई शुरू हो जाए तो उनका जो भी आधार बनता है, क्योंकि दोनों देशों के पास अपना अपना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, डिफेंस इंडस्ट्री या मिलिट्री इंडस्ट्री का, वॉर इंडस्ट्री सेल्फ सफिशिएंट नहीं, हमें दूसरे देशों से लेना पड़ेगा। और ऑलरेडी पाकिस्तान का तो बहुत बुरा हाल है, उसने तो पूरा यूक्रेन को उधर भेज रखा, उसके पास पता नहीं 4-5 दिन भी लड़ पाए कि ना पाए। हमारे लिए हो सकता है कुछ हफ्तों तक करें। यदि बाहर सब नहीं ले पाते तो कितने दिनों तक, यह बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि हमारी सोर्सेज, लॉजिस्टिक सिग्नल जारी रहेगी। इस पर मैं कुछ अभी कह नहीं सकता, क्योंकि इस पर मैंने कोई अन्वेषण नहीं किया और मैं अभी सेना से बाहर हूं। जी कृष्णकांत जी, दो छोटे छोटे सवाल है हम अंत में आपसे लेना चाहेंगे। एक ये है कि अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम ड्रोन हमले में तबाह हुआ है, और रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है, इस्लामाबाद से एकदम सटा हुआ है, ज्वाइंट सिटी आप कह सकते हैं, जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद भारत में आप कहते हैं ना, उस तरह से है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद। वहां पर जब स्ट्राइक हो गई तो ये तो सीधा सीधा संकेत है कि भाई हम तो जनरल हेडक्वार्टर भी तबाह कर सकते हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान क्यों नहीं संभल रहा है? इसके साथ साथ लाहौर में भी किया गया है, और हालांकि सोशल मीडिया पा रहा है कि पूरा का पूरा एयर डिफेंस बर्बाद हो गया है। ऐसा नहीं है, लेकिन काफी हद तक उसको हानि पहुंचाई है, उसको डिस्ट्रॉय किया है, इसमें संदेह नहीं है। और हमारे जो कामिकाजी ड्रोन्स कहते हैं वहां तक पहुंच चुके, मिसाइल थे हैं। कामिकाजी मतलब जिसको जापानी शब्द ऐसा है जिसका मतलब आत्मघाती, यानी वन वे जाएंगे, वहां मारेंगे, मरेंगे, खत्म हो जाएगा, वापस आने की संभावना नहीं है, इतना फ्यूल नहीं है। मैक्सिमम मतलब आर्म सबमिशन लेके जाता है। तो एयर डिफेंस इतने मजबूत होने के बावजूद पाकिस्तान का हमने किया है। और पाकिस्तान, वैसे आप देखिए तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि यदि भारत एस्केलेट नहीं करता है युद्ध को तो हम आगे लड़ने के लिए हम भी नहीं तैयार है, यानी पाकिस्तान दोनों तरह की बातें कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी सरकार जो कि सत्ता में आई है धूर्तता पूर्वक चुनाव में गड़बड़ी करके, है ना, इमरान खान को अंदर डाला हुआ है जबरदस्ती, उस पर हम ना बात करें यार, छोड़ देते जी हैं। तो ये सब करके उसका आधार एक ही बनता है, पाकिस्तानी जनता, और खुलेआम रूप से घुटनों पे दिया जाती है। तो उसके लिए बड़ी बेइज्जती की बात होती है। तो क्या वो हफ्तों तक युद्ध हो ना हो टिक पाएगी? और उसकी मजबूरी है टिक करे, तो उसके लिए उसका आधार है कि वो अमेरिका चीन के पास जाए, भारत से कहे कि भाई छोड़ दो, अब हमें माफ कर दो, हम आगे नहीं लड़ेंगे। कुछ एक जो कहते हैं
कि ऑनररी एग्जिट, यानी मिलजुल के दोनों समटा लेते, हम थोड़ा सा झुक जाएंगे, मान लेते, यह पाकिस्तान की सरकार को, सत्ता को अब करना चाहिए। नहीं तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसके साथ कोई भी आने वाला नहीं है और उसकी बर्बादी काफी हद तक, मैं नहीं कहूंगा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक संभव है। और यह पाकिस्तानी शासक, स्पेशली मिलिट्री जो उसके पर्सनल हैं, उनके जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, जिसको लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के संभालते हैं, उनको यह बात अच्छी तरह पता है। जी जी किसकान जी, आखिरी सवाल पर हम आ रहे हैं। देश में अब जहां कहीं भी जाए, मैं अभी ग्रामीण इलाके में संयोगवश दिल्ली से बाहर हूँ, ग्रामीण इलाके में हूँ अपने, और मैं देख रहा हूं कि लोगों की एक ही भावना है। लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान को 2 टुकड़े में तोड़ दिया था 71 में, जो सैम मानेकशॉ उस वक्त आपको सेना प्रमुख थे, और जो पूरा ऑपरेशन हुआ वो पूरे पूरे देश को। अब लोगों को लगता है कि इतनी से काम नहीं चलेगा, कि कभी करगिल में कर दिया, कभी बालाकोट में कर दिया, कभी अभी जाकर के कर दिया, वो आपको पहलगाम हमले का जवाब दे दिया। आम आदमी के बीच इच्छा है कि इंदिरा गांधी वाली जो स्ट्राइक थी, उस स्ट्राइक की बराबरी तभी हो सकती है जब पीओके वापस ले लिया जाए। और पाकिस्तान इस वक्त अंदर से बिखरा हुआ है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की हालत आपको पता है, फ्रंटियर सिर्फ नाम का पाकिस्तान के साथ दिख रहा है। एफिलिएटेड स्टेट की उसको ज्यादा कहें तो बेहतर होगा, पाकिस्तान के स्टेट की जगह से। और पंजाबियत इस कदर हावी है कि सिंध भी उससे कहीं ना कहीं परेशान है। क्या ये माकूल वक्त नहीं है कि सरकार पीओके को लेकर गंभीरता से उसकी वापसी पर विचार करे? क्योंकि जब भी भारत में परिसीमन आयोग बनता है, फिर परिसीमन की चर्चा है। हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे, वहां से आए पत्रकारिता में, तो वही देखा जाता था कि डिलिमिटेशन कमीशन ने 1 सीट खाली छोड़ दी पीओके के लिए। 1 सीट की जगह खाली छोड़ दी जाती है कि जब आएगा तो वहां चुनाव कराएंगे। कब चुनाव कराएंगे वहां के लोकसभा सीट पर? क्या वो नौबत जल्द आ सकती है? कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, भारत सरकार का भी जो काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, जो हमारी अपनी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, और उसको किस तरह से भी भजाने की कोशिश करी सरकार, वो अलग मसला है, अब छोड़ देते हैं। लेकिन वह चीज है। नंबर 2, युद्ध की बात हमने कहा, युद्ध से सब कुछ संभव नहीं है। और पीयू की जहां तक बात है, उसकी मतलब कहना मुश्किल होगा कि इस युद्ध में हम करें। और चौथा इसमें जो महत्वपूर्ण मसला है वह है कि पाकिस्तान के पास भी 150 के आसपास एटम बॉम्ब्स हैं और उनको डिलीवर करने की क्षमता रखता है। और यह नहीं है कि पाकिस्तान भारत का एक हिस्सा ही जाएगा, मान लेते उसका कुछ ही पहुंच पाया, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर नहीं है, इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है सो काफी ताकतवर है। लेकिन उसका 10% भी पहुंचता है प्रमुख प्रमुख शहरों पे, तो भारत एक इंटीग्रेटेड कंट्री उस हालात में नहीं रह जाएगा जैसा केंद्र है। और उस हालत में उसका जो असर होगा केवल भारत पाकिस्तान नहीं, बल्कि चाइना और अन्य देशों, बल्कि पूरा दक्षिण एशिया में होगा, और पूरे विश्व की क्लाइमेट पर असर पड़ेगा। इसलिए उसकी संभावना बड़ी कम बनती है। लेकिन फिर भी यदि पूर्ण युद्ध हो गया, और आम जनता की जो चाहत है, मैं भी कल रांची में था, परसों उसके पहले पटना में था, लोगों की बात चल रही है, और वही बात जो आप कह रहे वही हो रहा है कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हमारे भी जो मिलिट्री के जो टॉप जनरल्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और दूसरे लोग हैं, मिलिट्री एडवाइजर हैं, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, और हमारे नेता, उनको पूरी अच्छी तरह पता है कि फुल फ्लेज्ड वॉर होगा यदि भारत पाकिस्तान के बीच में, तो 1971 वाला नहीं होगा, उससे बहुत भिन्न होगा। और उसकी स्थिति क्या होगी, किस तरफ एस्केलेट करेगा, वह कहना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए आम जनता की जो भी इच्छा हो, बात अलग है, लेकिन ये जो टॉप के लीडर्स है, भारत हो, पाकिस्तान हो, साथ साथ चीन का भी जो शांतिपूर्वक रूप से देख रहा है बिना कुछ ज्यादा कमेंट किए हुए, अमेरिका ने भी इस पे अपनी कमेंट दे दी है, सबकी चाहत यही है कि ये कहीं से भी पूर्ण वॉर के रूप में एक्सकलेट ना कर जाए, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और बहुत महत्वपूर्ण वह एक मुद्दा बनता है। एक सवाल मेरे जहन में आता है, आप चलते चलते जवाब दीजिएगा, क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर, मेरे पास इसका जवाब इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या न्यूक्लियर पावर जो पाकिस्तान के पास है उसका कंट्रोल अब अमेरिका में जा चुका है, जो नए सत्ता आने के बाद से, वैसे ही जैसे कि इजराइल में है, ताकि वो लोग इसका इस्तेमाल ना कर सके, वैसी हालत है, तब हम पाकिस्तान को ठोक सकते हैं। जी देखिए, इस मामले में तो मुझे लगता है कि कोई जवाब हम फिलहाल नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो स्थिति होती तो अमेरिका अपने लोगों को बाहर निकलने के लिए एडवाइजरी जारी नहीं करता या दिशा निर्देश जारी नहीं करता, मेरा अपना मानना है। बाकी इस मामले के एक्सपर्ट तो आप ही लोग हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा स्थिति है,
खाने के लाले पड़े हैं। अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि एक वैगन आर की कीमत, सर मैं बता दूं, पाकिस्तान में तकरीबन 42 लाख रुपए पाकिस्तानी करेंसी में एक वैगन आर वहां मिलती है। ये स्थिति बनी है। तकरीबन 600 रुपए लीटर वहां मस्टर्ड ऑयल है, जिसमें खाने का तेल, सरसों का तेल जो है वो वहां पर है। और फॉर्च्यूनर की कीमत तो 5-6 करोड़ से ऊपर जा रही है। ये स्थिति जब पाकिस्तान के अंदर है तो वो देश, एक भूखा नंगा देश, लड़ाई के लिए भारत जैसे आर्थिक ताकत से, ये ठीक है कि भारत की आर्थिक क्षमताएं थोड़ी घटी है, खास करके कुछ आर्थिक नीतियों की वजह से, लेकिन वो नहीं हुई है कि भारत दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में या टॉप 10 इकोनॉमी में ना रहे। भारत की आर्थिक ताकत है, उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन भारत की टेक्नोलॉजिकल ताकत भी है, भारत सैन्य ताकत भी है, और भारत के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का जो तमगा है वो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर उसके एक्रेडिशन को, उसकी मान्यता को, उसकी वैश्विक उपस्थिति को भी पुष्ट करता है। तो किसी भी तरह से पाकिस्तान भारत के सामने हफ्ते भर भी खड़ा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा कैप्टन साहब ने, कृष्णकांत जी ने, कि ये परिस्थितियां जब पाकिस्तान के सामने है तो उसे वॉर एस्केलेट करने से बचना होगा। और ये ड्रोन और मिसाइल और ये जमावड़ा और ये ताकत दिखाने की जो कोशिश है, वो सांसद जो संसद के अंदर लगभग बिलखते हुए नेशनल असेंबली में आज बोल रहे थे, कहीं ना कहीं उनके बिलखने पर खुशी मनाने की स्थिति में हम नहीं है, चूंकि मानवतावादी लोग हैं। वो बिलख रहे थे तो कहीं ना कहीं वास्तविकता बयान कर रहे थे। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को इज्जत बख्शी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा के दरमियान अटक फोर्ट, जिसे मीनारे पाकिस्तान कहते हैं, मीनारे पाकिस्तान से कहा था हम स्थिर और समृद्ध पाकिस्तान के की कामना करते हैं। मालदीव में सार्क के सम्मेलन में उस वक्त के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने भी कहा था 1990-91 में कि पाकिस्तान की समृद्ध हो, भारत की कामना करता है। और उसके पहले और उसके बाद के शासकों ने भी यही कहा। यहां तक कि सार्क के सम्मेलन में, जिसमें पाकिस्तान के प्रतिनिधि भी मौजूद थे नेपाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि युद्ध से बुद्ध की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये क्या, पाकिस्तान तो उनके साथ और उस विचारधारा के साथ खड़ा है जहां युद्ध से बुद्ध की बात तो छोड़ दीजिए, वो बामियान में गुफा में अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति तोड़ने वाली विचारधारा के लोगों को प्रश्रय दे रहा है। तो इस तरह की विचारधारा के साथ चलकर एक बार पाकिस्तान का विभाजन हो चुका है। आने वाले वक्त में ऐसी विचारधारा पाकिस्तान को एकजुट रह पाएगी, गुंजाइश तो बहुत ज्यादा नहीं दिखती, लेकिन बावजूद इसके पता नहीं किस सह पर या किस मानसिक अवस्था में पाकिस्तान की सेना या शासक ऐसे दुस्साहस भरे काम करती है। इस पर भारत ही नहीं पूरी दुनिया को तरस आता है। उम्मीद है जल्द सद्बुद्धि आएगी पाकिस्तान को। आज इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में तमाम सैनिक ताकत, सामरिक ताकत और तमाम बातों को खोल कर रख देने वाली चर्चा में जुड़ने के लिए रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन कृष्णकांत जी आज हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू अभिषेक जी।